अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जमहूरियत ये हम सारा दिन कहते हैं, सियासतदान भी हमारे कहते हैं, लेकिन जो जमहूरी कदरें हैं जिसके अंदर लोग मरकज़ होते हैं। आप जब भी कोई चीज़ करते हैं तो आपके मुल्क की जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स हैं, आपके जो आबादी है आपकी, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग हैं, सारी पॉलिसीज़ का महवर वो लोग होने चाहिए। उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तरक्याती प्रोग्राम बनाने हैं, तालीमी पॉलिसी बनानी है, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का अपने रुख मुतय्यन करना है, निसाब के अंदर क्या चीज़ें पढ़ानी, हर चीज़ के अंदर फोकस वो लोग रहने चाहिए और उन्हीं के चोज़न रिप्रेजेंटेटिव जो ये पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इक़्तिदार पाने की खातिर हमारे जितने मेन लीडरशिप है, ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने ताल्लुकात GHQ के साथ बहुत अच्छे करके रखें, क्योंकि इक़्तिदार की सीढ़ी जो है उनको लगता यह है कि उसका रास्ता या अपारा से होकर गुजरता है तो या पिंडी से होकर गुजरता है, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जो हमारा जो जमहूरी सफ़र है उसका आगाज़ अपारा से ही शुरू होता है और ख़त्म भी अपारा पे होता है, क्योंकि वहीं पे जब लड़ाई होती है तो वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी का मामला भी शुरू हो जाता है। ताज़ा तरीन मिसाल उसकी ख़ुद इमरान खान है। ये इनका भी सफ़र जो था वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही शुरू हुआ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के ऊपर ही ख़त्म हुआ। शहबाज शरीफ साहब भी एक अपना ही उनका इस मामले में कहना चाहिए कि अपनी मिसाल आप ही हैं, वो दूसरा कोई शायद उस मामले में उनके मद्दे मुकाबल है ही नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर हम बार बार कहते हैं कि IJ इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई थी और वही मॉडल इमरान खान के ऊपर बनाया गया था 2018 में, जिस मॉडल पे नवाज़ शरीफ को IJ के ज़माने में मोहतरमा के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया था, पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखने की खातिर। लेकिन जैसे ही नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने थे 1990 से लेकर आज तक की तारीख़ तक शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा बहुत पसंद रहे। उनका ख़्याल ये था कि बहुत मुंतज़िम है और जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो करने के लिए वो सब कुछ कर गुजरेंगे। कुछ मिसालें उसकी अभी जाते जाते उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर उसकी करके भी दिखाया कि ये बात जो उनका ख़्याल उनके मुतालिक था गलत नहीं था। इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती है कि आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो जाए और किसी को कान खबर ना हो, वो इस काम के लिए शहबाज साहब ने रास्ता हमवार किया। वायलेंट एक्सट्रीमिज़म कुछ ऐसे उसके अंदर चिकें डाली गई जो सिविल लिबर्टी से मुतसादिम है, तो शहबाज साहब को उसके ऊपर एतराज़ नहीं है। इसी तरीके से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर चुप करके खामोशी से जाके कौमी असम्बली से पास होकर निकल के सेनेट में पहुंच जाता है, शहबाज साहब उस पर भी खफा नहीं है। तो ये जमहूरियत के तो वो अलमबरदार नहीं हो सकते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जफ्फी डाल के रखने के बयानिए के वो यकीनन अलमबरदार हो सकते हैं और ये कहते हुए वो ग्रेज़ भी नहीं करते। आज उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दी जो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, दिखाइएगा। यार दोस्ताना देते रहेंगे ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है। मुझे इन चीजों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर जाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। बहुत अपने सिपा सलारों से मेरी मुलाकातें रही, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे और इस्लामाबाद की हुकूमत और रावलपिंडी की इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे मिलकर मशावरत करें और पाकिस्तान को बाहर लेके जाएं, जिसके लिए हज़रत कायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था और बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दी गई। कायद-ए-आज़म का नाम हमारे सारे सियासतदान इस्तेमाल करते हैं और कोई करीब से भी नहीं गुजरा जो स्पिरिट वो लेकर चले थे, जो कि हमने पाकिस्तान जिसमें आज सांस ले रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने हासिल किया और जो जिदोजहद की, कोई करीब भी नहीं फटकता। उनके सिर्फ नाम लेके तो अपने नंबर टांगने की खातिर इस्तेमाल करते हैं। रातों को जाके GHQ में मीटिंग करना ये शहबाज शरीफ साहब का यकीनन कमाल था और ये सदा से रहा। जब से बड़ा भाई इनका वज़ीर-ए-आज़म बना तो उनके मसाइल हर आर्मी चीफ़ के साथ हो जाते थे। वहीद काकड़ से शुरू हुए थे और आखिर तक मुशर्रफ तक किसी एक के साथ उनकी बनती नहीं थी और हमारे शहबाज शरीफ साहब की किसी से बिगड़ती नहीं थी, सबके साथ ये बना के रखते थे। अभी भी सिनारियो बड़ा अजीबोगरीब है, बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। कहा यह जाता है कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं इनके लिए अगर एक शख्स ने स्टैंड लिया है पूरे पाकिस्तान में या सियासी लीडरशिप ने, तो उसका नाम नवाज़ शरीफ है। बाकी सारे लोग जनरल बाजवा का पैगाम लेकर नवाज़ शरीफ से मिलने जाते थे कि इनको एक्सटेंशन दे दी जाए, जिसमें शहबाज शरीफ ख़ुद भी शामिल है। जो आखिरी मुलाकातें हुई थी उसके अंदर भी शहबाज शरीफ साहब, मलिक अहमद ख़ान, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक साहब, ये सारे लोग इस चीज़ का पैगाम लेकर जाते थे कि एक्सटेंशन दे दें 8 माह की, मसाइल हो जाएंगे, टेक ओवर हो जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तो एक्सटेंशन दे दें, हमारा क्या जाता है। तो लेकिन एक बंदा जिसने स्टैंड लिया था कि नहीं एक्सटेंशन नहीं, जनरल आसिम मुनीर को चीफ़ लगाना है, उसका नाम नवाज़ शरीफ है। इसी तरीके से आज से 3 साढ़े 3 साल पहले जब जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी,
और ख्वाजा आसिफ ने अब उसका पब्लिकली एक बयान के अंदर इजहार भी कर दिया कि वो हमें पंजाब हुकूमत ऑफ़र की गई थी, उस एक्सटेंशन के लिए भी नवाज़ शरीफ को आमादा करने या उस मीटिंग की डिस्कशन के लिए जो 4 लोग गए थे वो यही 4 लोग थे। ख्वाजा आसिफ गए थे, शहबाज शरीफ गए थे, अयाज सादिक गए थे और राना तनवीर गए थे। तो ये जमहूरियत है। अगर ये जमहूरियत है तो फिर हमें इसका नाम लेना बंद कर देना चाहिए। आज जो हमारे प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं वो इस तरह की मुलाकातों में उनका भी हिस्सा रहा है। वो क्या कहते रहे उन मुलाकातों में, एक्सटेंशन की हिमायत करते रहे, किसी के हक़ में बोलते रहे, खिलाफ में, उन्हीं से जानना चाहूँगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप ही की ज़ुबानी सुन लें जी कहानी, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि उस ज़माने में आप कोई इलाज की घर से हॉस्पिटल में थे, मेरी आपसे फ़ोन पे बात भी हुई थी, खैरियत भी आपकी पूछी, आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन से भी पूछा था, आपकी पार्टी के कुछ लोगों से गर्मी सर्दी भी हो गई थी। कौन लोग थे जो उस वक्त आज से 3.5 साल पहले जनरल बाजवा की एक्सटेंशन करवाने के लिए लंदन गए थे? नहीं देखिए, मैं तो उस वक्त जेल में था। ये मुझे इल्म नहीं है कौन गए थे, वहाँ क्या बातचीत हुई, और वहाँ जो बातचीत हुई वो उसका इजहार किसी ने भी खुलकर नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर एक हलफ लिया गया था कि हम इसको पब्लिक नहीं करेंगे। तो बहरहाल वो एक्सटेंशन हो गई। 4 लोग थे ना जी, खुद शहबाज शरीफ थे, अयाज सादिक थे, राना तनवीर थे, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोग थे, महल 8-10 लोग थे। और आके कहा था गैर मशहूर ने, जिस मीटिंग के अंदर इन्होंने कायल किया था, मेरी अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन जिन लोगों से मैंने पूछा था, यही 4 लोग थे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने पब्लिकली स्टेटमेंट दी थी, कैमरे के ऊपर होगी हमारे रिकॉर्ड में, कि गैर मशरूत हमायत करेंगे जी एक्सटेंशन की। बहरहाल वो हुआ जी, वो हुआ, और उसका असर वोट तमाम जमातों ने दिया था। आपकी जमात ने भी दी। और जी, और बोझ मुस्लिम लीग नून ने उठाया है। अभी सब हमसे सवाल करते हैं, कोई पीटीआई से नहीं पूछता, पीपल्स पार्टी से नहीं पूछता, जेयूआई से नहीं पूछता, मुस्लिम लीग नून से पूछते तुमने वोट दिया था। अभी भी जो आप बिल पास कर रहे हैं ना, बोझ आपके गले पड़ेगा, सिर्फ इंतजार करें वक्त का, इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। जिस तरीके से आप कानून साजी कर रहे हैं, वक्त अभी बोझ पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और पूछ लूँ, एक वो एक्सटेंशन थी 2019 वाली, दूसरी एक्सटेंशन की कोशिश जो जनरल बाजवा साहब और बाकी लोग कर रहे थे वो अभी हाल वाली थी, नवंबर 2022 वाली। इसमें तो आपकी मुलाकातें हुई थी, नवाज शरीफ से भी हुई थी, जनरल बाजवा से भी हुई थी। जी जी, क्या बात हुई थी? नहीं, बातचीत तो यही थी कि एक्सटेंशन के तो हक में नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं थे। आप थे? नहीं, मैं भी नहीं था। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन क्या? नवाज शरीफ साहब ने हमेशा एक बुनियादी असूल रखा है कि एक्सटेंशन नहीं होगी। आप हक में थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन? नहीं, मैं नहीं था। जनरल साहिर शमशाद के लिए आपने ये राय दी? नहीं, मैं किसी की राय नहीं दी। मैं इस हक में था कि एक्सटेंशन ना हो और ये फैसला हो जाए। लेकिन इस असूल पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब ही खड़े रहे। जनरल बाजवा से भी आपने मुलाकात की? जी, 2 मुलाकात, जाने से पहले भी और आने के बाद भी 2 मुलाकात। उसमें आपने उन्हें क्या बोला? नहीं, मैंने को यही बोला कि एक्सटेंशन मुनासिब नहीं है, ये ना आपके लिए ठीक है, ना इदारे के लिए, ना मुल्क के लिए। क्या वहाँ से ये दबाव मौजूद था कि अगर एक्सटेंशन नहीं हुई तो मार्शल लॉ लगवा देंगे? नहीं, ऐसा दबाव मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मार्शल लॉ लग भी नहीं सकता, कोई भी आउट गोइंग आर्मी चीफ मार्शल लॉ लगा नहीं सकता। वैसे भी मुल्क में मार्शल लॉ न मुल्क के हक में है, न इदारे के हक में है। आपकी जमात से बाज़ लोग कहते हैं कि पैगाम इस तरह का आता था कि समरी आएगी तो उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं डालेंगे तो मसाइल हो जाएंगे। ये इस तरह के पैगाम आते थे, ऐसे पैगाम आते थे? ऐसी बातें मैंने सुनी है, मैंने देखा नहीं है। ऐसी बातें सुनी है, बातें सुनी है कि नाम नहीं आएगा तो क्या होगा। बहरहाल वो नाम ना डालना भी एक कानून की खिलाफवर्जी थी। तो ये बहरहाल इसका एहसास हो गया, वो खुश इसलूबी से मामला तय पा गया, बात ख़त्म हो गई, तारीख ऐसा बन गई। किसने क्या कहा, कहाँ कहा, कब कहा, ये बातें मैं हमेशा कहता हूँ ट्रुथ कमीशन बना दें, उसमें ये आ जाएंगी। ये ट्रुथ में भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके लोग सच नहीं बोलेंगे। शहबाज साहब कहते हैं ना, कुछ राज उनके साथ कब्र में जाएंगे, ये राज कब्र में जाएंगे, क्योंकि सच बोलने की एक कॉस्ट होगी जो आप लोग खासतौर आपकी लीडरशिप दे नहीं सकेगी। जो राज कब्र में जाता है वो राज नहीं होता, सच जो वो हकीकत नहीं होती, मैं ये आपको बता दूं। अभी जो आपकी जमात ने जिस तरीके से कानून साजी की है, ये एक जमहूरी सोच की अक्कास तो नहीं है। शहबाज साहब तो इसका आज पब्लिकली क्रेडिट ले रहे हैं, ये तो डिसक्रेडिट है। देखिए, ये आखिरी दिनों में इस तरह कानून साजी हो जाती है। एक हुकूमत फील करती है कि हमने ये काम करना था, हमसे नहीं हुआ, हम कर देते हैं। इसके असरात मनफी होते हैं, क्योंकि उस कानून पर बहस नहीं होती, ना असेंबली के अंदर हो पाती है, ना कमेटियों में जाता है, ना पब्लिक डिबेट होती है। तो ये कानून ना असर पकड़ सकते हैं, ना ये कुछ डिलीवर कर सकते हैं जो भी मकसद हो।
और इससे हुकूमत की सबकी ही होती है। सर आपने ये सोच समझ कर ये ऐसे कानून बनाने चाहिए फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ और सिविल लिबर्टीज मैं के यही खिलाफ कह रहा हूँ। अगर एक जमहूरी पार्टी जी कानून साजी कर रही है और अंगूठे छाप रही है ऊपर, तो आप जमहूरी पार्टी नहीं है फिर? नहीं, वो जमहूरियत पे आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, आप राय दे सकते हैं, लेकिन जल्दसाजी में जो कानून साजी होती है मैंने उसके हमेशा मनफी असरात ही देखे हैं, और वो कानून भी नाकाम हो जाता है। किस चीज़ बुनियाद पर किस चीज़ का दबाव है कि जिसकी खातिर आपने ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को इस अंदाज से किया? नहीं, मैं इस बात को नहीं जानता क्या दबाव है, लेकिन ये एक ज़रूरी समझा गया। मिनिस्टर इंटीरियर ने कानून दिया है, वही बताएंगे, क्योंकि डिबेट नहीं हुई तो मैं उस पर कुछ कहने से कासिर हूँ कि क्या वजह थी, क्यों हुआ। लेकिन जब भी डिबेट नहीं होती किसी कानून पर तो उसके असरात अच्छे नहीं होते। 10 अप्रैल 2022 को जो अदम एतमाद आया, अदम एतमाद कर सकते थे आप लोग, उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंटरेक्शन, आप लोगों की मुलाकातें, आपकी और पीपल्स पार्टी की क़यादत दोनों की मुलाकातें चल रही थी, कर लिया आपने अदम एतमाद। उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ, आपने इक़्तिदार पाकर दुरुस्त फैसला किया या बहुत बड़ी कोताही की, गलती की, जिससे आपकी साख जो सियासी नुकसान हो गया उसको? देखिए, जो अदम एतमाद था वो दुरुस्त था, मैं उसके पहले दिन से हक़ में था, लेकिन मेरा हमेशा ये राय रही है कि अदम एतमाद के बाद आपको हुकूमत नहीं करनी चाहिए थी, इलेक्शन में जाना चाहिए था। इलेक्शन में जाना चाहिए था। बहरहाल वो फैसला नहीं हुआ, अब उसका बोझ हम पर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। पिछले जो 16 महीने गुजरे हैं उसने मुस्लिम लीग की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको बहुत नुकसान पहुँचाया है। पंजाब में बहुत तबाही फिर गई। आप अगर 9 मई ये बोझ आपको बर्दाश्त, इसके अगर आप ये हुकूमत ना करते तो मुल्क में क्या होता ये अब किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शायद आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते, वैसे मामलात होते तो वो कम से कम हमने उसको अवर्ट किया है। लेकिन सियासी तौर पर ये एक बहुत बड़ा बोझ है मुस्लिम लीग नून के लिए। सर, डिफ़ॉल्ट टाइप सिचुएशन भी आपकी हुकूमत के आने के बाद की देन है, क्योंकि फेलियर हुई, आपसे इकॉनमी संभाली नहीं। देखिए, जो इमरान ने जो मसाइल पैदा किए थे उसने पैदा किए थे, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट आपने किया। नहीं, वो ऐसे मसाइल थे कि अगर उनको रिवर्स ना किया जाता और सिर्फ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही रिवर्स कर सकती थी तो आप बहुत जल्दी डिफ़ॉल्ट में जाते। आप पहले महीने में सारी चीज़ें दुरुस्त करके तो इलेक्शन में जा सकते थे, आपने रहना पसंद किया। IMF से मिफ्ता इस्माइल ने एक नया एग्रीमेंट किया, रिवाइव किया प्रोग्राम, दोबारा तोड़ा आपकी हुकूमत ने, फिर दोबारा आपने 8 महीने हाथ पाँव जोड़े और फिर अब आके आपका प्रोग्राम रिवाइव हुआ। तो ये गवर्नेंस नहीं है। जी, मेरी यही राय थी कि अगर आप हुकूमत में रह रहे हैं फिर पूरी तरह हुकूमत करें, उसमें हमारी कमी रही है, मैं इस बात के इतराफ़ करता हूं। अब आपकी जमात को और पीपल्स पार्टी को दोनों को खौफ ये है कि अगर 60 से 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो PTI का जितना ज़ोर टूटना चाहिए था 9 मई के बाद, उतना ज़ोर टूटा नहीं है, इसलिए कोई चोर रास्ता ढूंढते हैं 6 महीने आगे इलेक्शन ले जाएं। ये चोर रास्ता आपकी जमातें ढूंढ रही हैं। नहीं, 6 महीने कैसे होंगे, ये अब आइन तो 3 महीने की इजाज़त देता है। आइन से वो सारा कुछ कर रहे हैं सर, अब अभी तक जो कुछ किया आइन के मुताबिक किया आपने? आइन के मुताबिक ही हमने तो इसकी सूबाई असम्बली है, KP वाली है, वो सारा कुछ आइन थोड़ा कह रहा है। वो लंबी कहानी है, उस पर डिबेट कर लें, मैं अपना मौक़िफ़ का इज़हार कर दूंगा उस पर। आपने सेंसिस करके 30 अप्रैल को उसको संभाले रखा है और सेंसिस के अंदर इतनी हमने मैनिपुलेशन की हुई है, बलूचिस्तान की आबादी डबल कर दी हुई है, पंजाब की 7 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन कर दी हुई है। आप कहते हैं CCI बुला लेते हैं, रिजल्ट्स नोटिफाई कर दें, 4 महीने हल्काबंदियों पे लगा दें, इलेक्शन गया फिर मार्च 2024। बहरहाल इलेक्शन आगे जाना ये इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। नहीं सर, कि वो कब CCI का फैसला आपका है। फर्स्ट ये बोझ आप इलेक्शन कमीशन में नहीं डालेंगे। CCI में जब सूबों में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं होंगी, 2 सूबों में नहीं है, फिर CCI कैसे बैठेगी? ये तो शहबाज शरीफ साहब से पूछो, उन्होंने बयान दिया है। ये उस पर ये उंगली उठ जाएगी ना। और ख़ास तौर पे अगर जैसे आप कह रहे हैं, मुझे इन नंबर्स का इल्म नहीं है, मैंने इनको गौर से नहीं देखा कि अगर 7% पंजाब की आबादी कम हुई है तो यकीनन 8-10 सीटें पंजाब की कम हो जाएगी। 8 सीटें कम होती है जी, तो ये एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ये रेटिफिकेशन नहीं कर पाएगी। तो मेरा ये आपके शहबाज शरीफ साहब ने बयान दे दिया इसके ऊपर सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वो जफ्फी तो डालें लेकिन वो कुछ ना करें जो जमहूरी कदरों और आइन के मुनाफी है, वो कुछ ही करी जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जमहूरी कदरें और आइन अपनी जगह पर है। एक सूबा है, बड़ा सूबा है, अगर उससे आप 8 सीटें ले रहे हैं और एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर रही है तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, क्योंकि ये मसला सिर्फ आज के नहीं तो मुस्तकिल एक मामला पैदा हो जाएगा। इलेक्शन को मौखर करना दुरुस्त सोच होगी?
नहीं, इलेक्शन का मुखर करना हमेशा नुकसान होगा उसमें, क्योंकि ना वो आइन के मुताबिक होगा, उससे मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। आपकी पार्टी के अंदर दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं सर। एक वो है स्कूल ऑफ थाट जो कहता है कि वक्त पे इलेक्शन कराओ, जिसको हुकूमत मिलती है उसको लेने दो, अभी जो करना है अभी करो, इसको टालो नहीं। दूसरा स्कूल ऑफ थाट जो है वो कहता है कि नहीं, अभी फ़ौज में बड़ा गुस्सा है 9 मई का, इनको फिक्स कर लेने दो पीटीआई को, तो 6 महीने बाद इलेक्शन टालेंगे, अभी हम पंजाब में जीत नहीं सकते। ये आपकी पार्टी के अंदर ये सोच पैदा हो गई है खौफ की वजह से कि हम पंजाब जीत नहीं सकते। नहीं, मैंने कोई खौफ ऐसा देखा नहीं है आपकी लीडरशिप लेकिन में कम से कम मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर आप आज सब बैठ कर आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे, आपका मुल्क नहीं चलेगा और इलेक्शन आपको कुछ नहीं देंगे। ये बदनसीबी है, बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि आज इलेक्शन भी हमारे मामलात का हल नहीं है। सियासत में, गवर्नेंस में हर मामले का हल जो होता है इलेक्शन होता है। आज इलेक्शन आपको हल नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके निज़ाम में कैपेसिटी नहीं है, आपकी वो लीडरशिप नज़र नहीं आ रही जो आज के चैलेंज कर सके। सर, जिस तेज़ रफ्तारी से हम पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, सारे जिन्हें मिलकर, सबका हिस्सा है इसमें, इस्टेब्लिशमेंट का भी, आप लोगों का भी जो हुकूमत में बैठे हुए हैं सबका, पीटीआई का भी। हमारी आज से 2 साल पहले एक्सपोर्ट्स 31 अरब डॉलर पे गई थी, इस साल 30 जून को 27 पे आ गई हैं। रिमिटेंसेज 31 पे गई थी, वो 27 के ऊपर आ गई हैं। रुपया आपको जब 10 अप्रैल को हुकूमत मिली उस दिन 189 पे था, 10 रुपया उस दिन गिरा था, लेकिन 189 पे आपको मिला था। आज 300 रुपये के करीब करीब फिर रहा है। वो हम कहाँ से पाकिस्तान को दुरुस्त कर रहे हैं? हम तेज़ी के साथ इसको धक्का मार रहे हैं किसी कुएं के अंदर और हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, इसके साथ हम खुद भी डूब रहे हैं। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आज अगर आप बैठेंगे नहीं, तमाम स्टेक होल्डर जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, जुडिशरी भी है और पॉलिटिशियंस भी हैं, और आगे के रास्ते का तयन करें, क्योंकि आज रिफॉर्म के बगैर गुजारा नहीं है और बहुत रेडिकल और मैसिव रिफॉर्म आपको चाहिए हर शोबे में। आपको अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ऑफर हो तो कबूल करेंगे? नहीं, केयर टेकर से मेरा क्या ताल्लुक है? देखें, ये फैसला लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन करेंगे। अगर आपको ऑफर और अगर ये एक्सटेंड होते हैं इलेक्शंस, जो कि आप कह रहे हैं, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि नहीं होंगे, ये 3 महीने जो हैं उसके अंदर इलेक्शन हो जाएं, तो फिर मामला आगे मुश्किल होगा। आपको अगर ऑफ़र करी जाए तो कबूल करेंगे? देखिए, ऑफ़र अगर मेरी जमात कहती है तो मैं उसको कबूल कर सकता हूँ, लेकिन मैं कम से कम इसका उम्मीदवार नहीं हूँ। लेकिन जमात ऑफ़र करे फिर कबूल कर लेंगे? जी, जमात अगर कहती है कि आपने ये काम करना है, मैं देखिए मकसद, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ का मकसद होना चाहिए। कुछ कड़वी गोलियाँ हैं जो निगलनी पड़ेंगी। जो काम आपके पीडीएम नहीं कर सकी, जो फंडामेंटल रिफॉर्म सही थी, प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खोलना चाहिए था, लॉस मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं उसका वो जो चोर दरवाज़ा है उसको बंद करने की ज़रूरत थी, वो शायद केयर टेकर को करना पड़े। देखिए, केयर टेकर को अगर ये मैंडेट हो कि वो ये चीज़ें कर दे, तो वो कम से कम जो रास्ते के तयन की मैं बात कर रहा हूँ, ये काम वो कर सकता है, चाहे वो 3 महीने का ही हो। 3 महीने में भी हो सकता है। आपको पॉलिसी डिसीजन लेने हैं, रास्ते का तयन करना है। वो रास्ते का तयन कर दें आप, तो आगे का रास्ता आसान, बेहतर, यानी आसान तो नहीं होगा, लेकिन जो मौजूदा हालात से ज़्यादा आसानी होगी काम करने में। आप इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? ये हल्के के अवाम फैसला करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर इस वक्त कायल नहीं हूँ इलेक्शन का। आप ज़ाती तौर पर मैंने पहले भी कहा है कि चूँकि हमने आगे के रास्ते का तयन नहीं किया, इलेक्शन बेमकसद हो गए, इलेक्शन किसी चीज़ का हल नहीं देंगे। तो आप हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखते? मैं देखिए, ये मुझे 35 साल सियासत में हो गए, एक हल्का है, एक ताल्लुक़ है, एक जमात है, ये इन चीज़ों का फैसला, उनका दबाव होता है, उनकी ज़रूरत होती है, उनकी एक सोच होती है, तो उससे उसकी नफ़ी करना मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं कम से कम अपना मुकदमा उनके पास ज़रूर लेकर जाऊँगा जब ऐसे हालात हुए। तो जो कुछ 9 मई को हुआ उसका दिफा कोई नहीं कर सकता, मैं खुद भी उसका दिफा नहीं करता, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं कहता हूँ ये यौम से आया, क्योंकि एक फ़ौजी जो आमिर इक़्तिदार पे कब्ज़ा करता है उसको हम डिक्टेटर कहते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। तो अगर इसी तरीके से कोई जमहूरी पार्टी इस तरीके से अदारों के ऊपर चढ़ दौड़े तो उस वाक़े को भी मजम्मत ही करनी चाहिए। मैं उसकी हमायती नहीं हूँ, मैं मजम्मत करता हूँ उस वाक़े की। लेकिन वो जो 8-10 हज़ार बंदा पकड़ा गया या जितने भी अभी लोग अंदर बैठे हुए हैं, उनके मुतल्लिक़ स्टेट को एक पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। उसमें औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं, उसको पार्डन करना चाहिए, सरकारी तौर पर हमें उन्हें माफ़ करने की कोई पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, मुझे नंबर स्केल नहीं है, आपने 10,000, मेरा नहीं ख्याल अब उसमें से कुछ छूट चुके हैं, चंद 100 लोग होंगे। मैं इसके बारे में मेरा मौक़िफ़ बड़ा पहले दिन से वाज़ेह है। अगर आपने कानून तोड़ा है तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, और अगर हुकूमत
आपको प्रोसिक्यूट ना कर सके तो हुकूमत की नाकामी है, क्योंकि फिर आपने एक खुला मैंडेट दे दिया कि कल जो मर्जी करो। और ये सब मामला पैदा हुए हैं जो आपने ज़मान पार्क में जब पुलिस पर हमले हुए, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई शख्स पकड़ा नहीं, पुलिस पर कातलाना हमला हुआ, आपकी उसकी वीडियो मौजूद है कि पेट्रोल बम मारा गया, बड़ी मुश्किल से वो जो बेचारे पुलिस के सिपाही थे वो बचे, तो आपने कुछ नहीं किया। मजम्मत फेल है ना। उसके बाद फिर ये सबको शय मिल गई, ठीक है जो मर्जी करो, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। देखिए कोर्ट तो आपने GHQ या एयर बेसिस के ऊपर हमले या ISI के ऑफिस पे हमले, वो काबिल मजम्मत है। आप मजम्मत नहीं है, वो काबिल ताज़ीर है। आपने उनको प्रोसिक्यूट करना है, ये कानून है मुल्क का। अगर मैं कल जाके हुकूमत की तनसीबात पे आग लगा दूं, उनको तबाह करूं और हुकूमत कुछ ना करे, फिर तो ख़त्म होगी ना, हुकूमत ग्रिड तो ख़त्म होगी। तो फिर आप इस चीज़ के हामी हैं कि इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, प्रोसिक्यूट होना चाहिए, प्रोसिक्यूट करें कानून के मुताबिक। जो भी जुरिस्डिक्शन है, जो भी कानून का इतलाक उन पे होता है, आपको प्रोसिक्यूट आपको पता पिंडी में एक डिवीजन बेंच ने फैसला दिया GHQ हमला केस के अंदर। उन्होंने कहा ना उसकी कोई CCTV है, ना पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की है, ना उसका कोई मुद्दई बन के फ़ौज की तरफ से सामने आया। तो उसके बाद उस केस की अहमियत उतनी रह नहीं जाती जब उस डिवीजन बेंच के फैसले को सामने रुके। एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, लेकिन उसके बाद गैर मुइना मुद्दत के लिए उन्होंने केस मुलतवी कर दिया। 16 सितंबर उनकी रिटायरमेंट हो जानी है। तो बहुत सारे लोगों को तशवीश थी कि मामला आहिस्ता 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 16 सितंबर से आगे निकल जाएगा। तो मुझे भी आज लगा है कि कहीं 16 सितंबर से आगे ना निकल जाए। ये मुश्किल फ़ैसला, बड़ी हिम्मत करके इसके ऊपर एक पोजीशन लेनी पड़ेगी जजेस को भी और सियासतदानों को भी। आज उन्होंने जो बातें कही हैं, कुछ बातें उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। 9 मई बहुत संगीन वाक़यात हुए। फ़ौज की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियाँ नहीं चलाई। ये बात उन्होंने दुरुस्त कही है, क्योंकि जब GHQ पे हमला हो रहा हो तो फ़ौजी जवान को अगर ऑर्डर ये होता है कि वो अगर उसकी इंस्टॉलेशन पे अटैक हो रहा हो तो सीधी फिर गोली चलाता है। वो सोटियाँ मारता भी नहीं है, सोटियाँ खाता भी नहीं है। तो इस मामले में उस दिन फ़ौज का वो फैसला दुरुस्त था कि उन्होंने जवाबी तौर पर बंदूक की गोली सीधी लोगों की तरफ करके नहीं चलाई है। तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको सराहा, क्योंकि एक एतजाज़ साहब ने शायद ये सवाल उठाया था कि अगर थे अटैकर्स तो वहाँ पे गोली क्यों नहीं चलाएगी। फ़ौज को किसी भी गैर कानूनी इकदाम से, गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे। जिसका केस आइन कानून पर पूरा उतरेगा वो कामयाब होगा। यकीन दहानी करा दिया कि ट्रायल नहीं होगा। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल का जवाब। ये वो सिविलियन जो पकड़े हुए हैं मिलिट्री एक्ट के अंदर, उनके लिए था। अदालत को ट्रायल से मुतल्लिक यकीन दहानियाँ फ़ौज की आला क़यादत की जानिब से कराई गई और इस तरह की कुछ और ऑब्जर्वेशन हैं। शायद साहब, एक आपने अभी कहा था कि प्रोसिक्यूट तो फिर ये नाकामी होगी। 8 दफ़ा शायद शहरियार अफरीदी ज़मानत और पकड़ा गया, 8 ही दफ़ा उसकी हुई है। अली मोहम्मद ख़ान की अभी बड़ी मुश्किल से उसकी बेल हुई है, फिर ना आप उठा लें। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिस तरीके से ज़मानत होती है फिर पकड़ी जाती है, इसी तरह कुछ और भी उनके लोग हैं। ये तरीक़ाकार सही नहीं है। आप केस चलाना भी चाहते हैं तो केस चलाएं, जो आपके पास चार्जेस हैं ले जाएं अदालत में, लेकिन 8 दफ़ा ज़मानतें कैंसिल होकर बंदा अंदर डाल दें, ये तरीका तो दुरुस्त नहीं है। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ज़मानत मिली है तो फिर आप उसको ऑनर करना पड़ेगा। सिर्फ सवाल ये है कि हमें क्यों ज़मानत नहीं मिलती थी। आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। नहीं, मैं बिल्कुल मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, बट मैं ये भी सवाल पूछूंगा कि यही कानून थे, यही एक जमात अगर उसका सच्चा जवाब पूछना चाहते हैं तो सच्चा जवाब तो ये था कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी आपको ज़मानत देने पे तैयार नहीं। तो फिर कानून तो ना हुआ ना मुल्क में, फिर जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा सबको। तो जिस तरीके से फैसले पहले हुए थे वो कोई कानून और इंसाफ। मैंने तो खुद कभी जमानत की अप्लाई नहीं किया, लेकिन कितने महीने जेल में गुजारे थे आपने? 8 महीने? 8 तकरीबन 9 महीने। लेकिन तो आप चाहते हैं कि 8 महीने शहरियार अफरीदी को भी? नहीं, मैं कहूँ 8 दिन भी ना गुजारे। मैं देखें, मैंने पहले कहा कि आपको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, एविडेंस इकट्ठा करें, चार्जशीट करें, प्रोसिक्यूट करें। वैसे आपको जब जेल में डाला था तो फैसला किसका था? जनरल बाजवा का फैसला था? ये मुझे नहीं पता जी। इमरान खान का फैसला ने खुद उस वक्त वो USA में थे और उन्होंने वहाँ पर भरे मजमे में कहा था, 5-8 हज़ार आदमी था कि मैंने आज एक और विकेट गिरा दी है, नाम लेकर कहा था। तो जो आदमी खुद क्रेडिट क्लेम करता हूँ, मैं अब क्या कह सकता हूँ? आपके ख्याल में ये सारे फैसले इमरान खान के ही होते थे और इम्प्लीमेंट भी इमरान खान ही करता? एक आदमी खुद कह रहा है, मैं उस पर तो कुछ नहीं कह सकता ना। जब वो इक़्तिदार से हट गए तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करता था, ये बाजवा साहब करते। आप तो खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, आपको पता है किस तरह। मैंने कोई आदमी जेल में नहीं डाला, तो आपको पता मेरे पास कोई इख्तियार है। आप 8 महीने जेल गुजार के आए, ये आपको पता है कि ये फर्द वाहिद वज़ीर आज़म ये फैसले नहीं कर सकता, ना इम्प्लीमेंट कर सकता।
फिर क्लेम भी नहीं करना चाहिए। क्लेम जो कर रहे थे आज भुगत भी रहे हैं, गलत काम कर रहे थे, गलत कामों की आज सजा भी पा। लेकिन मैं कहता हूँ कानून के मुताबिक आप प्रोसिक्यूट करें, बस ये बुनियाद होनी चाहिए। हम नफरत पाकिस्तान से मुका नहीं सकते जो हमने पैदा कर ली है। कभी डी चौक में आग लगाई, कभी फैज़ाबाद में, आप वज़ीर आज़म थे, जो कुछ फैज़ाबाद में हुआ था आप भूले नहीं होंगे, सारी बातें याद होंगी। अब जो कुछ अब भी हो रहा है 9 मई और उसके बाद, ये भी सही नहीं है। नफरत नहीं ख़त्म कर सकते हम पाकिस्तान से। बिल्कुल कर सकते, नफरत हमने खुद ही पैदा की है, किसी ने बाहर से तो नहीं आके की। तो आज यही लीडरशिप के तकाजे होते हैं। आज जो इस मुल्क की लीडरशिप है, ये उनका काम है, नफरत ख़त्म करें। शहबाज शरीफ साहब वो लीडर नहीं है जो ये काम कर सके। वो जिस चीज़ को उन्होंने आज पब्लिकली ऑन किया, उसके बाद अगर कहेंगे वो इनिशिएटिव लेंगे, नहीं लेंगे। आपकी जमात कहती है नवाज शरीफ ये काम कर सकता है, नवाज शरीफ पाकिस्तान आने पे तैयार नहीं है, तो फिर वो कौन काम करेगा? मुझे तो ये भी बात समझ नहीं आती है। आप तो आज पूरे एंटी शहबाज शरीफ क्रूसेड पे हैं। शहबाज साहब को कुछ चीज़ों पे स्टैंड लेना चाहिए, ये वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ है स्टैंड ले, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट्स या सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर स्टैंड नहीं लेता तो फिर वो जमहूरी लीडर नहीं है। देखिए लेकिन अब इमरान यार वो एक लड़का है, वो पकड़ा हुआ है, तो वज़ीर आज़म को उसकी कम से कम रहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। को बोले जिस एजेंसी ने पकड़ा है बिहाइंड दी सीन, रात को पहले भी मुलाकातें करने जाते थे, अब भी कर लें, तो उसकी कोई रहाई वाई कराएं। ये बंदे 8-8 दफ़ा ज़मानतों के बाद पकड़े गए हैं, इसमें रोल अदा करें। ये काम दुरुस्त नहीं है। अगर आप चुप करके बैठे रहें तो आप गलत काम कर रहे हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं आप उस कामों का। देखिए ये एक राय आपने उसका इजहार भी कर दिया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं होता, ना किसी को बेल देने का, ना किसी को गिरफ्तार करने का, ना छुड़ाने फिर का। आप इमरान को ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि इमरान ने पकड़ लिया था, इख्तियार किसके पास? एक आदमी खुद कह रहा है मैंने पकड़ा है, मैं तो नहीं कहता हूँ ना, एक आदमी कह रहा है। आपका सिस्टम जिस तरीके से ऑपरेट करता है, आप सब लोगों को और हमें भी अब बखूबी आगाह है कि आपकी ये नेक्सिस होती है जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट की डेवलप हो जाए, तो किसी को भी बंदे को उठा के नवाज शरीफ को पकड़ के आप नायल करके जेल में डाल सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है। ये चीज़ हमेशा रही हैं, ये मनफी है मुल्क के लिए, इसके असरात बहुत मनफी हैं। इससे बाहर नहीं निकल सकते। आप लोग बड़े सेमिनार भी करते रहे हैं, सेमिनार का तो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए था कि इससे नफरत से बाहर निकालने। जी हमने यही बात वहाँ पर की है, मकसद ये था कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो काम बनेगा, कैसे नहीं चलेगा। अभी आप सारी पूरी हुकूमत आपकी का जोर है कि इमरान को फिक्स करना, नहीं फिक्स हो रहा आपसे। नहीं, तरीका ये है, आप बैठना पड़ेगा, सियासत बैठेंगे नहीं, इमरान को साथ बिठा लेंगे, बैठेंगे, इमरान को साथ बिठा लेंगे, बैठाएं। एक डायलॉग चाहिए सर। ये मामला इमरान खान साहब पहले दिन से उन्होंने सियासत को, नफरत को अपनी सियासत बनाया है। आज उसको भुगत रहे हैं, आज उनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है, ये उनकी बदनसीबी है। देखिए अगर वो जब इक़्तिदार में थे, आप उनकी तकरीरें असेंबली के अंदर, उनके हुकूमत का रवैया असेंबली के अंदर, स्पीकर का रवैया, ये अनहोनी बातें कभी हुई नहीं है। मैंने कम से कम 35 साल में नहीं देखी जो इस अरसे में देखी। जो तर्ज सियासत इमरान खान को दिया गया था ना, ये एक रोड बाकायदा डिज़ाइन करके दिया गया था ना। आज फैसलाबाद लॉकडाउन, आज लाहौर लॉकडाउन, आज डी चौक में धरना, आज फलाना शहर बंद करूँगा, आज इस्लामाबाद बंद करने आ रहा हूँ, ये इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था और मकसद ये था कि आप लोगों को खूब गंदा करके सियासत से निकालना है। वो उसमें काफ़ी कामयाब हुए। अब आप सारे डिस्क्रेडिटेड हैं। अब 9 मई हो गया तो आप में से कोई कद्दावर बंदा नज़र नहीं आता जो आगे लेके चल सके, तो उसका नुकसान हो गया पाकिस्तान को। देखिए वो अगर मकसद आपको डिस्क्रेडिट तो कर दिया, हासिल हो गया ना, हुकूमत मिल गई, ठीक है, उसके बाद आपने मुल्क की बेहतरी की कि आपने सियासत को जोड़ा। नहीं सर, आपने तो गालियां निकाली, आपने नफरत का इजहार किया। नहीं सर, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं इमरान खान को कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। IGI जब बनवाई गई थी, मोहतरमा को सिक्योरिटी रिस्क साबित करना ये एक ऑब्जेक्टिव था। इमरान खान को हुकूमत दे के आप लोगों को चोर डाकू साबित करना एक ऑब्जेक्टिव था। आप लोग टूल बनते हैं, उसका हिस्सेदार बनते हैं। नदीम मलिक साहब, ये हमने बड़े ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव मुल्क के मुफाद में तो ना हुए ना, नुकसान तो मुल्क का ही, मुल्क का नुकसान, वो लोग भी चले गए, वो सारा जमाना भी गुजर गया, कमजोर कर दिया हमने, मुल्क कमजोर कर दिया। दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। ये हमने हासिल किया है सारे अरसे में। एक ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें। आखिरी सेगमेंट में आपसे पूछेंगे कोई हल दे के जाएं प्रोग्राम में, ताकि पाकिस्तान को निकालने इस मुश्किल से। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। अब्बासी साहब, 8 या 9 अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की खबर है कि 1 या 2 रोज़ पहले कर देंगे, ताकि वो 90 रोज़ वाली कंडीशन जो है वो ऑपरेटिव हो जाए। क्या करना चाहिए जो केयर टेकर आए? देखिए, केयर टेकर के लिए बड़ा चैलेंज है। मैंने आपको पहले कहा कि हाल यही है कि सारे स्टेक होल्डर बैठें और आगे के रास्ते का तयन कर दें। अगर ये होता नज़र नहीं आता तो फिर यही है कि जो केयर टेकर आए उसमें कम से कम ये कैपेसिटी हो कि वो आगे के रास्ते का तयन कर दे। जो भी 90 दिन 60-90 दिन उसको मिलें, और ये किया जा सकता है।
तो वो आप रास्ते का तयन कर दें, अगली हुकूमत आए वहाँ से फिर लेकर चले। हमारा इस वक्त जो पॉलिसी रेट है ना स्टेट बैंक का, वो 22% है, और सालाना हम कोई 7 से 8 हज़ार अरब रुपया डेफिसिट जो करते हैं उसकी बैंकों से कर्जा लेकर वो अपनी नेशनल डेट के अंदर ऐड कर रहे हैं। और ये एक विशियस साइकिल है। अब इन्फ्लेशन के ऊपर ये बेअसर हो चुका है। सिर्फ हम भागते जा रहे हैं, 30% इन्फ्लेशन है, 40% फूड इन्फ्लेशन है, 7-8 हज़ार अरब की डेफिसिट है, और बस हम लगे हुए हैं, पता नहीं क्या बनेगा, कल को किधर को जाएंगे हम, ब्रेक कहाँ लगेगी। हाँ देखिए, इस पॉलिसी रेट पर तो कोई भी कारोबार नहीं कर सकता। जब आप बोरो करेंगे तो 25% के करीब बोरो करेंगे, इससे 2-3% ऊपर ही। हाँ, बैंक इससे ऊपर चार्ज करेंगे, 22% तो पॉलिसी, तो इससे ऊपर कोई कर नहीं, इस पर तो कोई कारोबार नहीं कर सकता। तो अब सबसे बड़ा जो कर्जा लेने वाला एंटिटी है मुल्क के अंदर, वो हुकूमत खुद है। यस। तो जब हुकूमत बोरो करेगी और ये पॉलिसी रेट होगा, और उसके पिछले कर्जे भी हैं जो फ्लोटिंग रेट्स पर हैं, वो सारे कर्जे, उनका डेट सर्विसिंग बढ़ जाएगी। इस साल अगर 750 अरब है तो अगले साल 850 850 में चले जाएगी। हर 100 रुपये के पीछे हम उसको 4-4.5 साल में उसको डबल करते जी, और जितना आप गेन करेंगे रेवेन्यू, सारा इसमें निकल जाएगा। ये एक बड़ा विशेष, जो आपने बताया, बड़ा विशेष साइकिल है, इससे हमें निकलने की ज़रूरत है। आपने बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तो क्या कोई ऐसी बात का इम्कान मौजूद है कि इस्टेब्लिशमेंट और मेन लीडरशिप बैठ जाए और इनको डिस्कस कर ले कि ये रास्ता है, बाकी अपनी सियासत करो लेकिन इसको मत जी छेड़ो? मैंने कहा ना, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटरनल सेटअप भी आपको एक मौका देगा कि ये चीज़ें कम से कम वहाँ पर, क्योंकि वहाँ ना उस पर कोई सियासी दबाव होता है, ना कोई असेंबली होती है, तो कम से कम जो भी लोग बैठ कर ये तयन कर लेंगे आगे का रास्ता क्या है, और उस पर फिर चलते रहें। क्या ये मामला हम पोस्ट इलेक्शन देखेंगे कि खुश उसलूबी से आगे बढ़ जाएं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि परवेज़ खट्टक की जमात कुछ सीटें निकालेगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान कुछ सीटें जीतेगी, नून लीग अब तगड़ी नहीं है, PTI कुछ सीटें जीतेगी, तो एक कोलिशन का दोबारा माहौल बनेगा जैसे अभी है, 5-6 जमातों को मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी, स्टेबल सेटअप नहीं बनेगा। देखिए, कोलिशन भी मेरी नज़र में तो कोलिशन बेहतर होते हैं, और लेकिन 13 जमातों वाले कोलिशन भी नहीं ना होने चाहिए। आपने 90 वजीर बनाए हुए हैं आपने। नहीं, वो 90, हाँ, ये एक ये इशू होता है। नहीं, आप इसको, ये आपको मैनेज करना चाहिए। ये चूँकि एक हुकूमत चूँकि इलेक्शन से नहीं आई थी, अदम एतमाद से आई थी, तो उनके कुछ अपनी कंपल्शन होंगी, लेकिन आपको कम से कम कोलिशन के अंदर ज़्यादा कंसेंसस क्रिएट करना पड़ता है, ज़्यादा डिबेट हो जाती है। आपको पोस्ट इलेक्शन ज़्यादा इम्कान कोलिशन गवर्नमेंट का नजर आता है? जी, 100% कोलिशन गवर्नमेंट होगी। कोई हुकूमत भी अक्सरियत नहीं, कोई पार्टी भी अक्सरियत, सादा अक्सरियत नहीं ले सकेगी, मेरा करीब भी नहीं आएगी। तो फिर वो एक ब्लैक मेलिंग होती है, वो छोटे ग्रुपों की, वो चलती रहेगी। नहीं, कोई बात ब्लैक मेलिंग नहीं होती। ये सियासत इसी का नाम होता है कि आप सबको मैनेज करते हैं, सबको मैनेज करना और है, लेकिन महदूद वसाइल को सियासत की नज़र करना जुर्म है। नहीं, वो वसाइल भी ऐसे, देखिए, सारी गवर्नमेंट्स पिछले जो 85 के बाद से सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स रही हैं, सिवाय 97 की गवर्नमेंट जो थी, उसका अंजाम 12 अक्टूबर पे हुआ था। जी, वो भी एक अननेचुरल था। 2/3 पार्लिमानी जमहूरियत में एक अननेचुरल सिचुएशन होती है, तो आउटकम भी फिर उसका आउटकम भी अननेचुरल ही होता है, वो भी अननेचुरल होता है। शायद का कार वादी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और आई होप कि हम कोई पाकिस्तान के लिए मुंतखब कर सकें और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाल सकें। आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।